फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और घर पे सुरक्षित होंगे। डाउट फ्री क्लासेस में हम लोग इतिहास और जो है भूगोल की श्रृंखलाएं चला रहे हैं। क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो आज का जो दिन है वो इतिहास का है। इतिहास में हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? गवर्नर जनरल का टॉपिक चल रहा है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि गवर्नर जनरल जो और आए उन्होंने क्या कार्य किए, क्या महत्वपूर्ण कार्य किए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्रों में। तो पिछली क्लासों में हमें याद है, जो पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा है वो वारेन हेस्टिंग्स से लेकर के हम लोग जो है लॉर्ड हार्डिंग तक पढ़ चुके हैं। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कहाँ पे समाप्त होता है? लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1844 से लेकर 1848 तक था, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो कौन समाप्त हो जाता है? लॉर्ड हार्डिंग। इसका कार्यकाल 1844 से लेकर 48 तक था, इसका समाप्त हो जाता है। तो हम एक बहुत जल्द रिवीजन करते हैं, उसमें देखते हैं इसके कार्य क्या हुए, इसके कार्यकाल में कार्य। तो मैंने बताया था सिख युद्ध हुआ था। सिख युद्ध हुआ था, जो कौन सा युद्ध था? प्रथम युद्ध था। ठीक है, इसमें दो संधियां हुई थी। एक लाहौर की संधि, देखिए एक ऐसा युद्ध था जिसमें दो संधियां की गई थी। एक भैरावल की संधि, ठीक है, एक लाहौर की संधि, एक भैरावल की संधि, इसमें दो संधियां की गई थी। तो और इसने क्या एक काम किया था? इसने किया था कि नरबली प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। क्या किया था इसने? नरबली प्रथा। और प्रतिबंध किसने लगाया था? नरबली प्रथा पे प्रतिबंध जो लगाया था वो लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लेकिन इसको एक कानून लाके इसको समाप्त कौन कर दिया गया था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के बाद एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इसका कार्यकाल होता है 1848 से लेके 1856। बहुत लंबा कार्यकाल, 8 वर्षों का। कितना? 8 वर्षों का इसका एक कार्यकाल होता है। अब लंबा कार्यकाल है, महत्वाकांक्षी। कैसा है? महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल था। तो इसने बहुत सारे सामाजिक सुधार किए। सबसे बड़ा इसका महत्वपूर्ण कार्य था जो इसने किया था वो था कि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सोचा। और देखिए, साम्राज्य का विस्तार करने की दो नीतियाँ होती थी। एक, या तो आप सहायक संधि कर लीजिए, या तो उससे हड़प कर लीजिए, या व्यक्तिगत या उसमें विलय कर लीजिए। तो इसमें देखते हैं कि जो सहायक संधि है, सहायक संधि को अपनाने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? किसने सहायक संधि को जो है भारत में लागू किया था? उसका नाम था विलाजली ने। और जब सहायक संधि ने उसने सहायक संधि ले आया, उसके तहत पहला राज्य जो भारत का देसी राज्य था उसमें मिलने वाला कौन सा था? हैदराबाद था। ठीक है, HMT आप ही साधो, ये आप इसको ट्रिक आपको याद होगा ना, HMT आप ही साधो। चलिए ठीक है, आज आप लोग HMT आप ही साधो का जो ट्रिक है, इसके तहत जो राज्य हैं जो सहायक संधि के तहत विलाजली के काल में मिल गए थे ब्रिटिश साम्राज्य में, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें दीजिए। ठीक है, फिर हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखते हैं। फिर इसका क्या था? एक बहुत ही महत्वाकांक्षी था। इसने कहा कि हम अपना जो साम्राज्य है उसका विस्तार करेंगे, और कुछ सहायक संधि नहीं, हम डायरेक्ट उसको हड़प लेंगे। और हड़पने का आधार हम क्या लगाएंगे? या तो कह देंगे कि आपके यहाँ कुशासन जो है, आपके राज्य में कुशासन है, व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। या दूसरा ये लगा देंगे कि आपके पास वैध उत्तराधिकारी ही नहीं है कि आप उसे घोषित कर सकें, आपकी जो शासन व्यवस्था उसको आगे बढ़ाए। तो सबसे जो इसका महत्वपूर्ण था साम्राज्य विस्तार में, इसने यही किया कि आपके पास वैध जो है उत्तराधिकारी ही नहीं है, और गोद लेने की प्रथा को इसने निषेध कर दिया, मतलब मान ही नहीं कर। पहले के राजा क्या होते थे? गोद लिया करते थे और उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो इसने गोद लेने की प्रथा को क्या कर दिया? निषेध कर दिया, और बोला कि अवैध उत्तराधिकारी को आप जो है अपने शासन को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे देसी रियासतें थे जिनके अपने खुद पुत्र नहीं थे, वो गोद लिए हुए थे, और गोद लिए हुए थे तो उन्हीं को उत्तराधिकारी खोजते थे, उन्हीं को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाता था। और ये प्रथा बहुत पहले से चली आ रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गया पूरे साम्राज्य में कि ये क्या हो रहा है। और इसके तहत इसने क्या किया? जो व्यक्तिगत
व्यापकत सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। या विलय का सिद्धांत। विलय का सिद्धांत। अब इसके अंतर्गत इसने ये कर लिया। अब इसके अंतर्गत देखते हैं ऐसे कौन कौन से देसी राज्य थे जो इसका शिकार हुए। तो पहला ऐसा राज्य था, कौन इसका पहला राज्य था जो इसका शिकार हुआ व्यापकत सिद्धांत का? वो था सतारा। सतारा में जो राजा थे अप्पा सिंह। कौन था? अप्पा साहिब। अप्पा साहिब, इनके जो पुत्र को इसने कहा ये अवैध है और इसको घोषित करके इन्होंने जो है प्रथम राज्य को इसमें अपने साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और इसका ये सन कौन सा था? 1848। आते ही इसने ये कार्य कर दिया। सतारा राज को, जिसके शासक अप्पा सिंह थे, इनके जो उत्तराधिकारी थे उनके पुत्र को अवैध घोषित कर दिया, अवैध संतान घोषित करके इस राज्य को मिला लिया। इसके बाद दूसरा आपका आता है जैतपुर या संभलपुर। जैतपुर और संभलपुर। संभलपुर जिसके शासक थे नारायण सिंह। नारायण सिंह, इनको भी वही हाल कि आपका जो उत्तराधिकारी है वो वैध नहीं है, इसको अवैध संतान घोषित करके इसको भी अपने राज्य में ला लिया। और ये फिर तुरंत दूसरे ही साल 1849 में ही, ठीक है, इस तरीके से इसका कार्यक्रम चलता रहा। और फिर आगे देखते हैं हम जैतपुर और संभलपुर को, जिसके नारायण सिंह थे, इसको भी मिला लिया। अब नीचे जगह नहीं, ऊपर लिखती हूँ। पूरा यहाँ लिख देती हूँ क्लियर, जिससे आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकें, ठीक है। यहाँ इसके तहत पहले कौन हुआ? जो है सतारा। इसका समय कौन सा था? 1848। आते ही इसने, और कौन से इसके शासक? अप्पा साहिब। और इस सब को सिर्फ अवैध उत्तराधिकार। दूसरा अपना आता है संभलपुर। संभलगढ़ तथा जैतपुर, दूसरे ही वर्ष 1849 में नारायण सिंह। तीसरा आता है बघाट। एक साल फिर इसने क्या किया? अगले ही साल। चौथा आता है उदयपुर। सबको वही कि आपके पास जो है संतान, अवैध संतान, आपके पास अवैध उत्तराधिकारी है ही नहीं। एक साल का गैप दे दिया 1852 में। फिर आता है आपका झांसी। झांसी को तो आपको पता ही है, गंगाधर राव, पूरी कहानी जानते हैं। 1800, देखिए जो मैं डेट लिख रही हूँ ऐसा नहीं कि बस मैं आपको बता रही हूँ, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ लिया जाता है सीधे सीधे एग्जाम में। आप कोई भी प्रीवियस पेपर ढूंढिए और उसमें क्वेश्चन इसके तहत ढूंढिए, आप देखेंगे सीधे सीधे आप में आएगा कि झांसी का विलय कब किया गया या बघाट का विलय कब किया गया। व्यापकत सिद्धांत के अंतर्गत देसी राज्य में मिलने वाला पहला कौन सा राज था? सतारा। उसका सन कौन सा था? ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आप में आ जाना है। फिर आता है नागपुर 1854 में। फिर दूसरा आता है करौली 1855। और फिर आता है अवध। देखिए अवध एक ऐसा राज था जिसके वाजिद अली थे। इसको क्या किया, जब इसने अवैध उत्तराधिकार के तहत जब ये नहीं इसको विलय कर पाया तो इसने कुशासन का आरोप लगा दिया इस पर, और एक आउटरम, एक अधिकारी नियुक्त किया आउटरम की जांच कीजिए आप भाई। अब जिसकी
उसी की तो, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला हुआ कि आउटरम भी ब्रिटिश अधिकारी था। आप किसी भारतीय को नियुक्त करते तो हम समझते कि आप निष्पक्ष जांच किए हैं। इसने आउटरम को नियुक्त किया और उसके रिपोर्ट पे कहा कि अवध में है बहुत ज़्यादा कुशासन व्यवस्था जो है व्याप्त है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें उसका विलय करना पड़ेगा और उसका हमें सुधार करना पड़ेगा। तो जो है 1856 में अवध का भी विलय कर लिया गया, पूर्णतः विलय कर लिया गया। ठीक है, इस तरीके से व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत इतने फर्स्ट चरण में इतने जो है राज्य इसके शिकार हुए हैं। ठीक है, तो इसका ये कार्य था और आप डेट जरूर मेंशन कीजिए। ठीक है, इसमें क्या लिख देते हैं, कुशासन। पहला एक था जो कुशासन पे था। ठीक है, नहीं तो और सब किस पे थे, अवैध उत्तराधिकार। और सब किस पे थे, अवैध उत्तराधिकार घोषित करके यहां तक। ठीक है, फिर देखते हैं इसका दूसरा कार्य। सिख युद्ध चल ही रहा था। इसका जो पहले हार्डिंग था उसमें आपने काल में देखा था। सिख युद्ध में क्या होता, अपमानजनक संधि करने के कारण ही 2-2 संधियां करनी पड़ी थी प्रथम युद्ध में ही। द्वितीय सिख युद्ध में देखते हैं क्या होता है, द्वितीय सिख युद्ध। द्वितीय सिख युद्ध, इसके तहत क्या किया इसने, जो है जो रानी जिंदल सिंह थी उनको बहुत ज़्यादा अपमानित करने लगा। इतना ज़्यादा अपमानित करने लगा, अपमान की भी एक सीमा होती है, लोग सह नहीं सकते। इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया फिर उन्होंने सेनाएं भेजी और अच्छा खासा युद्ध हुआ। युद्ध का वही एक परिणाम कि जो है पंजाब का विलय कर लिया गया। इसमें पंजाब का विलय कर लिया गया। और जो दिलीप सिंह थे, अवयस्क थे ना दिलीप सिंह, इनको 5 लाख पेंशन देके, 5 लाख वार्षिक पेंशन देके लंदन भेज दिया गया। कहाँ, लंदन। ये इतने खुश हुए कि हमें लंदन भेजा गया। इनको जो कोहिनूर हीरा, इनके रणजीत सिंह, इनके पापा को कमेंट करके बताइए, इनके जो पापा रणजीत सिंह थे उनको कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था। तो क्या था, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा जो था ये जो है ब्रिटिश को दे दिए। ब्रिटिश मतलब किसको देंगे, डलहौजी को दे दिए। जो बार ब्रिटिश जो म्यूजियम है उसकी शोभा बढ़ा रहा है। इसके बाद लंदन में गए, अपना वहीं पे इन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण भी कर लिया। ठीक है, तो द्वितीय सिख युद्ध हुआ और 1849 से पंजाब का विलय कर लिया गया। फिर इसमें आता है एक युद्ध और इसी के क्रम में चल रहा था। आप लोग को याद होगा किसका युद्ध चल रहा था, बर्मा का युद्ध चल रहा था। बर्मा का युद्ध चल रहा था ना, जो किसके समय में हुआ था, बर्मा का युद्ध। आप कमेंट करके बताइए बर्मा का युद्ध किसके समय में हुआ था। तो इसमें क्या होता है, द्वितीय बर्मा युद्ध होता है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये होता है आपका 1800, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है तो इसके तहत क्या होता है, फिर बर्मा की पराजय होती है। और जब इसका पराजय हो जाता है तो इसका जो एक अधिकार क्षेत्र था लोअर बर्मा और पेगू का क्षेत्र था, इसको जो है लोअर बर्मा और पेगू वाला जो क्षेत्र था इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ले गया 1852 में। ठीक है, इसको क्या किया, मिला लिया। आप देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं कि कितना बृहद विस्तार कर रहा है अपने साम्राज्य का। मतलब कोई भी युद्ध कर रहा है, संधि नहीं, हमको इसको संधि नहीं चाहिए थी, इसको डायरेक्ट क्या चाहिए थे, या तो आर या तो पार, या तो हम जीतेंगे या तो हारेंगे, तो आपके क्षेत्रों पे हम अधिकार कर लेंगे। और इसी के तहत इसने अपनी महत्वाकांक्षा को तृप्त करने के लिए सिक्किम पे आक्रमण कर दिया। सिक्किम पे आक्रमण कर दिया। और सिक्किम एक छोटा सा देश था, वो तो पहले से तैयार नहीं था, और सिक्किम पे आक्रमण करके उसका अधिकार कर लिया 1850 में ही। ठीक है, इस पर भी अधिकार कर लिया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक अपने विस्तारवादी नीतियों को क्रियान्वित कर रहा है। आगे फिर देखते हैं, ये तो इसका विस्तार था, किसने कहाँ कहाँ विस्तार किए अपने साम्राज्य का। आप कुछ देखिए, विस्तार कर रहा है तो कुछ अच्छे कार्य भी करने पड़ेंगे रहने के लिए ना, बैलेंस करने के लिए। तो इसने कुछ कार्य भी किए। उसमें एक आता है कि इसने विस्तार कर दिया, अब कनेक्टिविटी भी तो जोड़नी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को देखने के लिए अगर अच्छी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, मान लीजिए कि जो सिंध प्रांत है या फिर
आपका पंजाब वाले क्षेत्र में कहीं विद्रोह हो गया और ये बैठा आगरा में है, कितनी जल्दी पहुंच पाएगा? तो इसको कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, क्योंकि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो कनेक्टिविटी के लिए इसने क्या किया? रेल लाइन बिछाई, रेल लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, रेल लाइन, रेल लाइन बिछाने का कार्य किया। और पहली रेल लाइन 1853 में बिछी, कहाँ से? बम्बई से थाने के बीच में। देखिए कार तो इस एक जो भी अंग्रेज भले हमारे देश में है, लेकिन रेल एक ऐसी व्यवस्था दे के हमें गए। आप जानती हैं हमारे परिवहन का या हमारे गतिशीलता का, जो हम इधर उधर ट्रैवल करते हैं, यात्राएं करते हैं, रेल लाइन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बहुत ही सस्ता साधन भी माना जाता है। रीढ़ जो हमारी कनेक्टिविटी है, एक दूसरे जोड़ने वाली अर्थव्यवस्था होती है, रेल लाइन को उसकी रीढ़ माना जाता है। तो समझ लीजिए कितनी बड़ी चीज़ भारत को दे के गया। और इसी के तहत दूसरी रेल लाइन इसने बनाई जो है कलकत्ता से रानीगंज 1854 में। 1854 में दूसरी ही रेल लाइन इसने 1 साल बाद ही बिछाई, कलकत्ता से रानीगंज। ठीक, चलिए रेल लाइन तो बिछा दिया इसने, लेकिन सोचा कि चलो रेल लाइन ठीक है, लोग आ जाके अपना कनेक्टिविटी एक जगह से दूसरी जगह लोग जो है यात्राएं कर सकते हैं, या कोई सामान हुआ, कोई कोयला हुआ, कहीं का खनिज संसाधन है, हम जल्दी से बंदरगाहों के पास भेज के उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, इस तरीके की व्यवस्था होगी। फिर इसने एक और कार्य किया, टेलीग्राम, टेलीग्राम की प्रथा शुरू की। और इसने कहा कि 2 रुपये का आप जो है डाक टिकट लीजिए, 2 रुपये का आप डाक टिकट लीजिए और कहीं भी आप आराम से आप जो अपनी चिट्ठी है उसको भेज सकते हैं और हम बहुत त्वरित इस पर व्यवस्था देंगे। और ये व्यवस्था डाक टिकट सुधार कब किया? टेलीग्राम या डाक टिकट टिकट 1854 में किया। 2 पैसे से आप कहीं भी भेजिए। और एक सुधार इसने किया, विद्युत तार। सॉरी, डाक टिकट था, ये विद्युत तार। ये विद्युत तार के हुई तो टेलीग्राम कहेंगे। ठीक है, सॉरी वो उसमें हो गया। ठीक है, विद्युत तार या टेलीग्राम की व्यवस्था इसने की। ये कब किया इसने? 1853 में। और ये पहला जो अवसंरचना था उसकी स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में। ठीक है, इस तरीके से इसने कनेक्टिविटी या लोगों तक पहुंच, संसाधनों के एक जगह से दूसरे जगह पे उपलब्धता को बनाने के लिए इसने रेल लाइन, डाक टिकट या विद्युत तार का इसने व्यवस्था की। इसके बाद इसके ही समय में शिक्षा संबंधित एक सुधार हुआ। देखिए शिक्षा संबंधित एक सुधार इसके पहले हुआ था, किसके समय में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में, जिसने क्या किया था? मैकाले समिति का गठन करके किया था और बोला गया था कि अंग्रेजी शिक्षा ही हमारा क्या होना चाहिए? शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, जिससे भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो सके जो रक्त और मांस से तो भारतीय हो पर दिमाग से कैसा हो? अंग्रेजों के प्रति वफादार हो। ठीक है, तो इसने शिक्षा संबंधित सुधार किए। और इसी के समय वुड डिस्पैच आया। वुड डिस्पैच आया। ठीक है, वुड डिस्पैच जो आया, इसने क्या किया? इसने बोला कि जो है उच्च शिक्षा में अच्छी उन्नति के लिए आप लोगों को पहले एक संरचना या विश्वविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए। तो विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इसने एक प्रस्ताव और धन का आवंटन किया। ठीक है, धन का आवंटन किया और बोला कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जो किसके तर्ज पे होती? लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे होगी। ठीक है, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर होगी। और वुड डिस्पैच के अंतर्गत ही इसने शिक्षा आयोग का गठन किया। आयोग, ठीक है, तो वुड डिस्पैच या शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो ये काम हुआ 1854 में वुड डिस्पैच आया और इसके अंतर्गत ही 1854 में शिक्षा आयोग का गठन किया गया। और उसके तहत बम्बई और कलकत्ता तथा मद्रास में
एक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। जो विश्वविद्यालय में होगा, जो उच्च शिक्षा का स्तर होगा वो कहाँ जैसा होगा, लंदन के तर्ज, जो लंदन का विश्वविद्यालय है उसके तर्ज पर होगा। लेकिन क्या हुआ, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में जो इसने प्रस्ताव रखा है, अब निर्माण होने में टाइम लगता है, तो निर्माण का जो कार्य हुआ था वो किसके समय में हुआ था, कैनिंग के समय हुआ था, जो इसके बाद आता है। ठीक है, तो प्रस्ताव तो इसके समय में रखा गया था, लेकिन निर्माण का कार्य किसके कार्यकाल में संपन्न हुआ, कैनिंग के कार्यकाल में संपन्न हुआ। ठीक है, फिर इसका एक और आता है। तो हम जो है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं। शिक्षा आयोग की स्थापना की, 1854 में शिक्षा आयोग की स्थापना की, और इसी तरीके से बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे इसका एक सुधार देख लेते हैं। इसने जो है सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। ये क्या होता था, आज आप लोगों ने सुना है PWD, जितने भी कार्य होते हैं, सड़क निर्माण हो गया या कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण, जो है सरकार, जिसका पूरा जो है खर्चा सरकार उठा रही हो, अस्पतालों का निर्माण हो गया या किसी विश्वविद्यालय या शिक्षा संस्थान का निर्माण हो गया, सड़कों का निर्माण हो गया, ये किसके तहत हमारा PWD विभाग करवाता है। तो इसने भी इसी तरीके से एक PWD विभाग की स्थापना की। ठीक है, और इसके तहत इसने क्या किया, गंगा नहर का निर्माण करवाया, गंगा नहर का निर्माण करवाया। तो ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आप प्रीवियस पेपर कभी भी खोल के देखेंगे, या जब भी मेरा मद्रास का ये जो पूरा गवर्नर जनरल वाला ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं उसका एक बार आप लोगों को करवाऊंगी, उसका सॉल्यूशन करवाऊंगी। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के तहत क्वेश्चन आया है कि सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो है किस गवर्नर जनरल ने की थी। ठीक है, इसके बाद डलहौजी का, इस प्रकार डलहौजी का जो सुधार और अधिकार और दमन का कार्यकाल था वो समाप्त होता है। डलहौजी के बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग। कौन आता है, लॉर्ड कैनिंग। जिनका कार्यकाल होता है 1856 से लेके 1862 तक। कुछ याद आ रहा है, फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, फर्स्ट ही क्लास में, कि लॉर्ड कैनिंग भारत का बनने वाला पहला वायसराय था। कौन था, भारत का पहला वायसराय था। इसके पहले जो जितने भी थे उनको क्या कहा जाता था, गवर्नर जनरल कहा जाता था, और गवर्नर जनरल से ही वायसराय कहा जाने लगा। ये किस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया, 1858 अधिनियम। 1857 की क्रांति के बाद जब कंपनी का अधिकार जो है समाप्त कर पूरी शासन व्यवस्था को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया, उसके बाद 1858 का अधिनियम आया, जिसके तहत कहा गया कि जो भारत का कहा जाने वाला गवर्नर है वो भारत का गवर्नर जनरल ना हो के वायसराय के नाम से जाना जाएगा। और जो है लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय बना। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसने सुधार क्या क्या किए हैं अपने टाइम में। देखिए, चाय की खेती जो आज बहुत ज़्यादा प्रचलित है, या चाय का प्रचलन किसने किया था, अंग्रेजों ने ही किया था। तो इसने जो है चाय की खेती के लिए कुछ सुधारात्मक उपाय किए कि हम चाय की खेती असम में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो जितने भी प्राकृतिक दशाएं होती हैं वो सारी पाई जाती थी जब इसने उसका निरीक्षण किया। तो इसने क्या किया, पहले प्रायोगिक तौर पे असम में चाय की खेती का, और नीलगिरी क्षेत्र कहाँ पे है, नीलगिरी क्षेत्र जो तमिलनाडु और केरल कर्नाटक के आसपास है, इसने यहाँ पे जो है कहवा की खेती का प्रोत्साहन किया, और उसमें जो है
निवेश किया। इस तरीके से एक देखिए आज के टाइम में जो हम पैसे कमाते हैं उस पर जो भी सरकारी गवर्नमेंट या फिर कोई गवर्नमेंट टीचर मतलब गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो या प्राइवेट जॉब कर रहा हो, एक क्राइटेरिया होता है कि अगर उसकी इनकम इससे इतने से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट उस पर इनकम टैक्स लेती है। इसी तरीके से इनकम टैक्स की जो अवधारणा का शुरुआत करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? यही था, आयकर लगाया और बोला कि अगर किसी की इनकम 500 से ऊपर है, 500 से अधिक है तो उसे आयकर भरना पड़ेगा। ठीक है, जो आज तक चलता आ रहा है और गवर्नमेंट के राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत होता है आयकर। ठीक है, तो आयकर का शुरुआत करने वाला कौन सा गवर्नर जनरल है? लॉर्ड कैनिंग। और इसी के समय में एक जो है भारतीय जो सामाजिक संरचना उसमें एक सुधार हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। ठीक है, इसी के समय में आया और किसके सहयोग से आया? क्योंकि कोई भारतीय इस क्षेत्र में अगर बहुत अच्छा प्रयास कर रहा हो तभी ऐसा संभव हो सकता था और उसी ने अनुशंसा की और लॉर्ड कैनिंग ने अधिनियम ला दिया। उनका नाम था ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर। अच्छा, सती प्रथा को लागू करवाने में किस भारतीय ने सहयोग किया था? किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। और ईश्वर चंद विद्यासागर खुद एक विधवा से विवाह किए थे। ठीक है, जिससे लोगों को एक आइडियल के रूप में बता सके कि मैं खुद विवाह किया हूँ और इस अधिनियम के तहत आप भी विधवाओं से विवाह कीजिए। एक कार्य और होता है इसी के समय में, भारतीय दंड संहिता, जिसको आप IPC कहते हैं, भारतीय दंड संहिता। दंड संहिता की शुरुआत हुई, भारतीय दंड संहिता की शुरुआत हुई जिसके तहत इसने पुलिस विभाग का गठन किया। इसके पहले अभी तक पुलिस विभाग का गठन किया। ठीक है, इतना कार्य। एक चीज़ और देखते हैं, आपने डलहौजी के कार्यकाल में देखा था, उसमें जो 3 विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था वो कहाँ कहाँ किया था? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में। ये निर्माण कार्य तो शुरू हुआ डलहौजी के समय में, लेकिन पूर्ण हुआ और इसका प्रारंभ किसके कार्यकाल में हुआ था? ये डलहौजी के कार्यकाल में। ठीक है, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य खत्म हुआ। ये क्या थे? विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, उसने जो क्या प्रावधान कर दिया गया था पर स्थापना इसके समय में हुई। इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके बाद आते हैं छोटे छोटे। देखिए इसके बाद क्या होता है, छोटे छोटे 2-3 गवर्नर जनरल आते हैं जो इम्पोर्टेंट तो नहीं हैं ना, उनके समय में कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य ही हुआ था, लेकिन क्या होता है कभी कभी जब एग्जामिनर सोचता है या पेपर सेट करने वाले सोचते हैं कि हम पेपर को थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड उसको दें, तो ऐसे गवर्नर जनरल को शामिल कर देते हैं, क्योंकि ऐसे गवर्नर जनरल पे बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि कहते हैं अरे अभी इस पर पूछा नहीं गया तो फिर क्या ही देखें। तो इसमें आते हैं आपके 3 गवर्नर जनरल, इनको हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, सर जॉन लॉरेंस और लॉर्ड मेयो। तो ठीक है, हम देख लेते हैं एक साथ। लॉर्ड एल्गिन प्रथम और दूसरा है सर जॉन लॉरेंस और लॉर्ड मेयो। देखिए मैं तीनों को इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि एक किसी एग्जाम में इन तीनों को एक साथ दिया था और पूछा था इनके समय अनुसार इनको व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, और बहुत सारे बच्चों ने गलतियाँ की थी, बहुत ही सारे बच्चों ने गलतियाँ की थी। तो इसको मैं चाहती हूँ कि अगर ये दोबारा क्वेश्चन आए तो आपका कभी गलत ना हो, इसलिए मैं इस सबको एक साथ आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसका कार्यकाल देख लेते हैं 1862 से लेके 1869 तक। इसका देख लेते हैं 1869 से लेके 1872 तक, 1869 से लेके 1872 तक, और इसका देख लेते हैं 1872 से लेके 1876 तक। ठीक है, इनका कार्यकाल है। अब इसमें देख लेते हैं इसमें कार्य क्या हुआ। एल्गिन आया,
एलिगिन आया, ठीक है, ये सॉरी 1862 से लेके 1863 तक, ठीक है। और इसका 1863 से लेके 1869 तक, और फिर ये 1869 से लेके 1872 तक, 1869 से लेके 1872 तक, सॉरी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ठीक है, इस प्रकार इनका कार्यकाल होता है। एल्गिन प्रथम के समय में 1 साल के लिए आया था, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी महत्वपूर्ण एल्गिन के समय में नहीं हुआ। और दूसरा आता है सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस जो था, इसने क्या किया, जो अफगान युद्ध हुआ था, अफगान युद्ध हुआ था ना, ऑकलैंड के समय में ब्रिटिशों ने अफगान पे क्या किया था, आक्रमण किया था। तो इसने क्या बोला कि अफगान युद्ध से वैसे भी पहली बार हम लोग पराजित हुए थे, और दूसरी बार भी आहस्तक्षेप की नीति का पालन करना ही उचित होगा। तो इसने आहस्तक्षेप की नीति का पालन किया, आहस्तक्षेप की नीति। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आहस्तक्षेप की नीति का पालन करने वाला कौन सा गवर्नर जनरल है, तो आप क्या लगाएंगे, सर जॉन लॉरेंस। इसके बाद में, इसके समय में 1865 में ही टेलीग्राफ की शुरुआत हुई। इस पे क्या किया जाता था, ये समुद्री मार्ग से ब्रिटेन में सूचनाओं को भेजा जाता था, ठीक है, टेलीग्राफ की शुरुआत की। और इसी के समय में क्या हुआ, भूटान का युद्ध हुआ, भूटान का युद्ध हुआ, और भूटान पे लोग अंग्रेज जो है आक्रमण कर लिए, भूटान को अपने क्षेत्र में मिला लिए, ठीक है, भूटान युद्ध। तो इस प्रकार से सर जॉन लॉरेंस के समय में 3 जो है घटनाएं होती हैं। आता है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के बारे में एक महत्वपूर्ण घटना, 1871 में इसने जनगणना को प्रारंभ किया। दूसरी महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि इसने जो है मेयो कॉलेज की स्थापना की, मेयो कॉलेज की स्थापना की। देखिए, मेयो कॉलेज ऐसा नहीं था कि इसमें सब पढ़े, कहाँ स्थापना की, अजमेर में। एक ऐसा कॉलेज था जहाँ पे सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी। किसको शिक्षा दी जाती थी, सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी। और एक महत्वपूर्ण कार्य इसने किया, कृषि विभाग की स्थापना, कृषि विभाग की स्थापना की। ये कब की, 1872 में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके इतने ही कार्य हैं, और इतने ही कार्य से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इतने का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो गवर्नर जनरल आता है उसका नाम था नॉर्थ कुक। क्या था, नॉर्थ कुक। जिसका कार्यकाल था 1872 से लेकर 1876 तक। नॉर्थ कुक, इसमें देखते हैं कि इसके जो महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हुए। इसमें जो होता है कि एक सिर्फ काम हुआ कि जो प्रिंस ऑफ वेल्थ थे, क्या थे, प्रिंस ऑफ वेल्थ, ब्रिटेन के जो शासक थे, वे 1875 में भारत की यात्रा पे आए। तो एक बार कहीं क्वेश्चन पूछा गया था वन एग्जाम में, मुझे याद नहीं है कि प्रिंस ऑफ वेल्स ने किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत की यात्रा की थी। तो कौन था आपका, नॉर्थ कुक था, ठीक है। इसके बाद 2 महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल आते हैं जिनका नाम है लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। इन दोनों के बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं लॉर्ड लिटन। इसका कार्यकाल होता है 1876 से लेके 1880। बहुत ही धूर्त और दुष्ट माना जाता था। इसने आते ही जो राष्ट्रीय भावना को जगाने वाले हमारे जो साधन थे, समाचार पत्र, प्रेस, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और प्रतिबंध लगाने के लिए ऐसा नहीं कि उसने बस प्रतिबंध लगा दिया, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ले आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके तहत क्या किया गया, जितने भी समाचार पत्रों थे उन पे प्रतिबंध लगा दिया। प्रेस और समाचार पत्रों पे प्रतिबंध।
पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अब देख सकते हैं अगर किसकी राष्ट्रीय भावना के प्रसार की रीढ़ हुआ करती थी प्रेस और समाचार, उस पर इसने प्रतिबंध लगा दिया और बहुत कठोर नियम बनाए। इसमें जेल का भी, अगर आप बिना उनके मनमाने से आप अगर कोई प्रेस का प्रकाशन करते तो इसमें जेल का भी प्रावधान था और अच्छा खासा इसमें अच्छे वर्षों, मतलब अच्छा खासा समय के लिए आपको जेल भेजा जा सकता था और वहाँ पर अच्छी खासी सज़ा दी जा सकती थी। दूसरा, इसके समय में एक काम हुआ, प्रथम दिल्ली दरबार। प्रथम दिल्ली दरबार, देखिए दिल्ली दरबार क्या होता था। दिल्ली दरबार के अंतर्गत ये होता था कि ब्रिटेन से कोई आता था, राजा महाराजा, उसकी सेवा में खूब अच्छी व्यवस्थाएं की जाती थी। वो कुछ ऐसे दिखाऊं या फिर जिसको कहते हैं भारत के विकास के लिए हम बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे भाषण दिया करते थे और फिर चले जाते थे। तो इसके समय में प्रथम दिल्ली दरबार हुआ और महारानी विक्टोरिया आई। महारानी विक्टोरिया इसके समय में आई, जिनको कैसर-ई-हिंद का उपाधि दिया गया। किसका? कैसर-ए-हिंद। कैसर-ए-हिंद मतलब आप समझ रहे हैं, आप भगवान, आप भारत के उद्धारक हैं। अगर आप ना होती तो भारत का उद्धार कैसे होता? कैसर-ए-हिंद का इनको जो है दिया गया, इसकी उपाधि दी गई। फिर दूसरा, इसके समय में इसने एक और चाल चली, भारतीय सशस्त्र अधिनियम ले आया। देख रहे हैं एक के बाद एक जो है भारतीय के लिए जो ये स्वतंत्रता का संग्राम छेड़े हुए थे उस पर प्रहार कर रहा है ये लाडली कर्ण। सशस्त्र अधिनियम ले आया, जिसके तहत क्या किया गया, बिना लाइसेंस के अगर आप भारतीय, सिर्फ भारतीयों के अगर बिना लाइसेंस के शस्त्र रखते हैं तो उनको अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, देशद्रोह का चार्ज लगाया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा और कठोर कारावास की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इससे भी इसका मन नहीं उबा। इसने फिर क्या किया, जो है भारतीय सिविल सेवा जो परीक्षाएं होती थी जिसमें भारतीयों को शामिल किया गया था, सिविल सेवा को पहले इसने तो ये प्रावधान रखा कि भारतीयों को इससे निकाल दिया जाए, भारतीयों को इसमें परीक्षा देने की अनुमति ना दी जाए। लेकिन जब इसमें असफल रहा तो इसने क्या किया, जो 21 वर्ष उम्र थी हमारी उसको घटा के 19 वर्ष रख दिया। 19 वर्ष, सोचिए, आप सोच सकते हैं, घटा कर इसने 19 वर्ष कर दिया। बताइए, 19 वर्ष की उम्र में आपको सिविल सेवा जो आज का यूपीएससी है या ISPSS की सेवा आपको पास करनी होती थी। फिर भी हमारे भारतीयों में इतनी योग्यता थी कि स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और कुछ ऐसे भारतीय थे जिन्होंने इस सेवा को क्रैक किया था। ठीक है, आप समझ सकते थे कितनी योग्यता थी उनमें। इस तरीके से इसका इसने इसने काम किए। एक इसमें कार्यकाल सबसे अच्छा महत्वपूर्ण क्या था, जब हम लोगों ने देखा था कि ऑकलैंड के समय ब्रिटिश सेनाओं ने अफगानिस्तान पे आक्रमण किया था, तो अफगानिस्तान अंग्रेज़ों की क्या हुई थी, हार हुई थी। लेकिन ये तब भी नहीं सोचा कि चलो हो सकता है इन्होंने अच्छे से सैन्य व्यवस्था ना अच्छे से किया हो, जिसके कारण जो है अफ़गान को हम जीत नहीं पाए। इसने क्या कि हम फिर से अफ़गान पे क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं और आंग्ल अफ़गान द्वितीय युद्ध इसके समय में होता है। ठीक, इसकी महत्वाकांक्षा के कारण या इसकी गलत नीतियों के कारण ही अंग्रेज़ फिर बुरी तरह से क्या होते हैं, अंग्रेज़ बुरी तरह से पराजित होते हैं। ठीक है, बहुत बुरी तरह से पराजित होते हैं और बहुत ही इनकी जो है मान और इनकी धन की हानि होती है। तो इस तरीके से इसका महत्वपूर्ण, इसमें अगर देखा जाए कोई युद्ध तो अफगान युद्ध हुआ था और इसने भारत की रीढ़ पे तो प्रहार किया ही था। ठीक है, तो लाल लिटिन का इस प्रकार कार्यकाल समाप्त हो जाता है। आगे आता है लाडलीपन, जिसे भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। बहुत ही उदार, जिसका दिल कहा जाता है इसके बारे में कि इसका दिल भारत की स्थिति को लेकर देख के रोता था, भारत के लिए रोता था। कोई ऐसा गवर्नर जनरल जो सच में चाहता था कि भारत का उद्धार हो, भारतीयों का उद्धार हो, कौन था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, देखते हैं इसका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884। देखिए इसका कार्यकाल पूरा नहीं होता, बहुत छोटा है, क्योंकि इसने त्यागपत्र दे दिया था। क्या किया था इसने?
त्याग पत्र दे दिया था। इसके समय में पहला काम ये हुआ था कि जो लॉर्ड मेयो ने जनगणना स्टार्ट की थी, लॉर्ड मेयो ने जो जनगणना स्टार्ट की थी, इसने इसको नियमित बना दिया। ठीक है, तो जनगणना को क्या कर दिया गया, नियमित कर दिया। हर 10 वर्ष जनगणना को नियमित बना दिया, हर 10 वर्ष में। ठीक है, कितने का, 10 वर्ष का अंतराल करके। दूसरा इसके कार्यकाल में एक सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, इसने स्वशासन, जिससे आज स्थानीय शासन, जिसमें ग्राम प्रधान, नगर पालिका ये सब आते हैं वीडियो, इसने स्वशासन पद्धति की शुरुआत की और कहा स्थानीय स्तर पर लोगों को अधिकार देना चाहिए शासन के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, तो स्वशासन पद्धति की शुरुआत की। एक और इसने महत्वपूर्ण कार्य किया, फैक्ट्री अधिनियम। फैक्ट्री अधिनियम ले आया, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि फैक्ट्रियों में जो काम करने वाले लोग हैं उनके घंटों को निर्धारित किया जाए। नहीं तो पहले क्या होता था, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों से बहुत ही ज़्यादा 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम लिया जाता था और उसमें महिलाओं और बच्चों को भी शामिल किया जाता था। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 7 साल के नीचे या 5 साल के होती थी, या महिलाएं जिनकी स्वास्थ्य खराब है, या जो महिलाएं गर्भावस्था में हैं, फिर भी उनसे कार्य लिया जाता था। तो इसने फैक्ट्री, ये प्रथम फैक्ट्री, और ये पहला इसका समय में होता है, इसलिए फैक्ट्री अधिनियम ले आया। और इसके तहत क्या प्रावधान किया कि बच्चों के जो घंटे हैं उसको जो कार्य के घंटे हैं, कारखानों में कार्य के घंटे हैं, उसको क्या किया जाए, निर्धारित कर दिया जाए। ठीक है, फैक्ट्री अधिनियम में कौन सा है, प्रथम। एक और महत्वपूर्ण कार्य, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो प्रतिबंध था इसने हटा दिया। वर्नाकुलर एक्ट समाप्त कर दिया। ठीक है, समझ लिए, मुक्तिदाता इसे कहा जाए, उद्धारक तो कहा ही जा सकता था ना। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट लगाया था जो है लॉर्ड लिटन ने, इसको क्या किया, इसने हटा दिया। इतना तो इसने कार्य किया। फिर इसने ये आपके जो सुधार किए, इसके बाद इसने शिक्षा के क्षेत्र में एक सुधार किया। अभी तक जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए गए उसमें क्या हुआ था, लोगों ने विश्वविद्यालय की स्थापना की, या जो माध्यम था उस पर विचार किया गया कि हिंदी रखा जाए या भारतीय भाषा को रखा जाए या अंग्रेजी भाषा को रखा जाए। तो इस तरीके से जो भी हमारे इसके पहले आए थे सुधार, उसमें किया गया था। इसने एक हंटर कमीशन का गठन किया। हंटर कमीशन का गठन किया और इन्होंने कहा कि आप जो है पहले निरीक्षण कीजिए, एकदम स्थानीय स्तर पे जाके निरीक्षण कीजिए कि शिक्षा की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन्होंने अपने जो है रिपोर्ट में दिया कि जो शिक्षा की व्यवस्था हम पहले विश्वविद्यालय स्तर पे जो कर रहे हैं उसको छोड़ के हमें पहले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसको? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को। अगर ये सुधरेगा तो यही बच्चे तो आगे जाके विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था है ही नहीं तो विश्वविद्यालय में कौन पढ़ेगा? वही पढ़ेगा जो बड़े बड़े जमींदार हैं या जो अंग्रेज़ों के भक्त हैं उनके बेटे पढ़ेंगे, या जो ब्रिटिशर्स हैं आगे रहते हैं उनके बेटे पढ़ेंगे, या ऐसे जो जागीरदार हैं या स्थानीय जो शासक हैं उनके बेटे उसमें पढ़ेंगे। तो इसलिए इसने कहा कि प्राथमिक जो है और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में इसने सुधार किया। और किस कमीशन के तहत? हंटर कमीशन के तहत। देखने में तो नाम ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शिकारी हो, लेकिन हंटर कमीशन किससे संबंधित है? शिक्षा के क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। और इसी के ही काल में एक विद्रोह हुआ था जिसको श्वेत विद्रोह, श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता था। उस विद्रोह का ये हुआ क्यों था? इल्बर्ट बिल आया था। इल्बर्ट बिल आया था, इसी के विद्रोह में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? इसने इल्बर्ट बिल ले आया और बोला कि जो हम भारतीय न्यायाधीश हैं, पहले क्या हुआ करता था कि भारतीय न्यायाधीश को न्यायालयों में सिर्फ भारतीयों का मुकदमा सुनने का अधिकार था। ठीक है, फिर इसने जो ये इल्बर्ट बिल का प्रस्ताव लाया, इसमें ये कहा गया कि जो भारतीयों के साथ जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो भारतीयों के साथ साथ ब्रिटिशर्स का भी जो है याचिका की सुनवाई कर सकते हैं। अब अंग्रेज़ों में हुआ जो है विद्रोह हुआ कि नहीं, जो इसमें विद्रोह कौन किया था? अंग्रेज लोगों ने, इसलिए इसको श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था।
बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ जो है अंग्रेज जो न्यायाधीश होंगे वो भारतीय और अंग्रेज जो दोनों का जो है याचिका पे सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन जो भारतीय होंगे सिर्फ भारतीयों के ही याचिका पे सुनवाई कर सकते हैं। इस तरीके से श्वेत विद्रोह हुआ और इसके तहत क्या किया, जो है लॉर्ड लिपिन ने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। और ये विद्रोह आपका हुआ कब था, 1884 में, ठीक है। तो इस तरीके से श्वेत विद्रोह जो अंग्रेजों ने किया था, एक गवर्नर जनरल, एक अपने ही गवर्नर जनरल के प्रति, और इसी के तहत लॉर्ड लिपिन ने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। आगे फिर हम लोग 3 गवर्नर जनरल को एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट नहीं है पर उनके कार्यकाल पूछे जाते हैं क्रमबद्ध से। तो हम 3 गवर्नर जनरल को एक साथ पढ़ के 1900 तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड कर्जन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। दूसरा गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड लैंसडाउन। और तीसरा होता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। एल्गिन प्रथम के बारे में तो आप जानते ही हैं। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। अब इनका देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा कि तीनों और कोई एक गवर्नर जनरल को साथ में दे देगा और फिर इनसे पूछ लेगा कि इनको क्रमबद्ध कीजिए, ठीक है। तो इनका कार्य, इनके क्षेत्र में हम देखते हैं कार्य क्या क्या होंगे और इनका कार्यकाल देख लेते हैं, ठीक है। तो इनका कार्यकाल हम जब देखते हैं तो इसका कार्यकाल होता है 1884 से हुआ ही था, 1884 से 1888, और फिर इसका कार्यकाल है 1888 से लेके 1892, और इसका कार्यकाल है 1892 से लेके 1899, 1892 से लेके 1894 से लेके 1899। अब हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 1900 पे पहुँच गए ना, जहाँ से कार्यकाल किसका, कर्जन स्टार्ट होता है। देखिए इस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको तीनों एक साथ याद रहें। इसमें देखते हैं लॉर्ड डफरिन के समय में एक महत्वपूर्ण कार्य, तीसरा बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा बुरी तरह से पराजित हुआ और पूर्णतया ब्रिटिश साम्राज्य में समाहित हो गया। एक होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी के समय में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी के समय में हुई थी, जो आगे चल के एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था के रूप में उभरी और जो है भारतीय जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में बस एक काम हुआ था। देखिए लैंसडाउन क्या था, अफगान से हमारे युद्ध हुए थे, जो अंग्रेजों ने युद्ध किया था, 2 युद्ध में पराजित हुए। पहला युद्ध किसके समय में हुआ था, ऑकलैंड के समय में हुआ था, और दूसरा किसके समय में हुआ था, लिटन के समय में हुआ था। अंग्रेज की बुरी तरह परास्त हुई, तो इसने सोचा कि युद्ध करने से अच्छा है हम अपने आप को सुरक्षित भी कर लें और हमें बार बार हार के मुंह भी ना देखनी पड़े। तो इसने जो है एक डूरंड कमीशन को क्या किया, वहाँ पे भेजा, डूरंड आयोग का गठन किया और बोला कि आप जाइए अफगानिस्तान में आइए, एक संधि शांति समझौता पे बात करके आइए। फिर ये लोग गए और इसी के तहत अफगानिस्तान और जो ये ब्रिटिशों के उस समय सीमांत जो प्रसार था वहाँ तक एक डूरंड लाइन खींच दी गई, जो आज भी हम देखते हैं अफगानिस्तान और भारत के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं, हम डूरंड लाइन के नाम से ही तो जानते हैं। और ये किसके समय में हुआ था, इसी के समय में हुआ था, ठीक है। और एक चीज़ हुआ था इसके समय में, दूसरा फैक्ट्री अधिनियम आया, फैक्ट्री अधिनियम आया। देखिए पहले में क्या किया गया था, पहले में ये किया गया था कि आपके जो कार्य के घंटे हैं उसको निर्धारित किया गया। इसमें क्या किया गया, जो 7 वर्ष के कम बच्चे हैं, 7 वर्ष के कम बच्चे हैं, इनको प्रतिबंधित कर दिया गया, बच्चे को प्रतिबंध लगा दिया कारखानों में काम करने के लिए। और बोला गया कि आप 11 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते। कितना, 11 घंटे से ज़्यादा
काम पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इसने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम जो कि कितने में आया, 1891 में आया। इसमें क्या किया गया, 7 वर्ष के कम उम्र के बच्चे हैं उनका जो है बोला गया कि वो काम नहीं करेंगे फैक्ट्रियों में, और 11 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल इसलिए माना जाता था, इसका एक कथन था कि हमने भारत को किस 1857 की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में कहता है कि हमने भारत को तलवार के बल पे जीता है, हमने भारत को तलवार के बल पे जीता है और इस पे हम जो है तलवार के बल पे ही शासन करेंगे। किस पे, तलवार के बल पे ही हम शासन करेंगे। इसका एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के समय में चित्राल विद्रोह हुआ, और जब चित्राल विद्रोह हुआ तो जो खैबर दर्रा था, ये लोग उधर के कबलियाई थे, खैबर दर्रा को इसके समय में बंद कर दिया गया। ठीक है।